हेलो गाइस, स्वागत है आपका कृषि एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की, दिसंबर माह की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना सेशन। इसमें अपने प्रश्न वाइज इनका देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें अपना पहला टॉपिक आता है कि मानसिक घटनाओं का सार संग्रह। तो इसमें हम देखेंगे पहला अपना जो पॉइंट है यानी जो प्रश्न है वो इसमें दे रखा है, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नवंबर 2021 में चुना गया था। यानी उत्तराखंड की ऐसी महिला का नाम बताना है जिसको भारतीय पर्वतारोहण जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। कौन से माह में? नवंबर माह में बनाया गया है। तो अब हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको। इसका आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। तो ये कहाँ की है, इससे अपने को दो बात पता चलती है। ये उत्तराखंड की है और पहली महिला अध्यक्ष है। और कब बनाया गया है? नवंबर 2021 में इनको बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है ठीक है। तो अभी अपने चलते हैं अगले पॉइंट पे। पेत्र फ्याला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 28 नवंबर 2021 को ग्रहण किए? यानी ये पेत्र फ्याला है, ये किस देश की पीएम बनी है? तो ये बनी है चेक गणराज्य की है, वो पीएम बनी है अभी हाल ही में। कब बनी है? 28 नवंबर 2021 को ये बनी है। अगला पॉइंट अपने देख लेते हैं जो है, भारत, मालदीव और श्रीलंका की प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से कौन सा पहला ऑपरेशन 27 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया? यानी 3 देश इसमें हैं, भारत है, मालदीव है और ये है श्रीलंका। तो इनकी पूछ रही है कि प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसी है इन तीनों देशों के मध्य। ये इसमें पहला ऑपरेशन अभी किया गया था हाल ही में 27 से 28 दिसंबर 2021 को। तो ये आयोजन इसका कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSSC केंद्रित ऑपरेशन था ये। अगला अपना जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण द्वितीय के 24 नवंबर 2021 को जारी किए गए निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या यानी कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? यानी जो अभी अभी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं 24 नवंबर 2021 को, किसके द्वारा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सेकंड चरण द्वारा जो किए गए हैं आंकड़े प्रस्तुत, उसमें अपने को बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला बच्चों की जो औसत संख्या है उसमें गिरावट आई है। तो कितनी गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 2.2 थी पहले, अब ये घटकर कितनी हो गई है? ये हो गई 2, यानी 0.2 की इसमें आ गई गिरावट। तो ये अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चुन डू हुआन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व सैन्य तानाशाह थे जिनका 23 नवंबर 2021 को निधन हो गया? तो ये थे दक्षिण कोरिया के सैन्य तानाशाह थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है अपना कि नेपाल की सांग्या मल्ला को संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा नवंबर 2021 में की गई है? तो इनको UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ की है? नेपाल की है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सांग्या मल्ला। और किसने ये घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। और कौन सा पुरस्कार इनको मिलेगा? तो इनको मिलेगा UN वुमेन ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा इनको। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN के किस संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुने जाने की घोषणा नवंबर 2021 में की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो विश्व पर्यटन संगठन है यानी UNWTO, उसके अंतर्गत ये किया गया है। इसको पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये पर्यटन से संबंधित है, इसीलिए विश्व पर्यटन संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जारी ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में भारत 82वें स्थान पर रहा। इस मैट्रिक्स में किस देश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें डेनमार्क है वो फर्स्ट स्थान पे है और भारत है 82वें स्थान पे ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में। और अगला प्रश्न है अपना कि भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य
उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प COP26 के आयोजन के दौरान नवंबर में लिया था। तो ये 2070 तक लिया था। 5 चरणों में इसमें पीएम मोदी ने बात कही थी। धीरे धीरे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला 22 नवंबर 2021 को कहाँ पे रखी गई थी। तो ये रानी गाइदिन्ल्यू आपको बता दें, ये मणिपुर की महान स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इनको मणिपुर के जो तमेंगलोंग जिला है वहाँ पे इनकी जो है संग्रहालय की रखी गई है नींव। अभी 22 नवंबर 2021 को रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा मिशन है, भारतीय उच्च योग और सी गंगा के प्रयासों से गंगा कंटेंट प्रदर्शनी का आयोजन 8 से 25 नवंबर तक 2021 को किस देश में किया गया था। तो ये ब्रिटेन में किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है अपना कि हाल ही में जो विवादों में रही है पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है। तो सलमान खुर्शीद इनके लेखक हैं। जो ये अयोध्या को लेकर बुक है, तो ये अभी विवादों में चल रही थी। तो इसके लेखक आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो इनके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है कि वह P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे नेवल डॉकयार्ड मुंबई में किस नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो हाल ही में किसको शामिल किया गया ये पूछ रहे हैं। तो INS विशाखापत्तनम को इसमें शामिल किया गया। विध्वंसक पोत है ये P-15B है, गाइडेड मिसाइल है, ध्वंसक पोत है। तो इसको अभी हाल ही में सम्मिलित किया गया। इसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष को देश के उच्च सदन राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो कौन हैं जिनको राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी, जो पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको अभी राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में। PM नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर को आती है, बिरसा मुंडा की जयंती तो को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जो बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर को आती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों के जो योगदान दिया है इन्होंने, इनको उभारा जा सके, इसलिए इसकी घोषणा की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस टॉपिक को याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 नवंबर को। PM मोदी जी ने इसके लिए किया है ये। अभी चलते हैं अगले पॉइंट पे। संघाई सहयोग संगठन SCO है ये, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हो गया इंग्लिश में नाम। तो के शासनाध्यक्षों की परिषद है, वहाँ उनकी 20वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में 25 नवंबर को हुई। तो ये कजाकिस्तान की नेतृत्व में इसकी जो बैठक है संघाई सहयोग संगठन, कजाकिस्तान के नेतृत्व में ये हुई। कितनी बैठक थी। तो 20वीं बैठक थी। अब अगला प्रश्न है कि गोंड साम्राज्य की बहादुर रानी कमलापति के सम्मान में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पूर्व नाम क्या था, जिसे PM मोदी ने 15 नवंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी 15 नवंबर 2021 को एक तो अपने को याद रखना है कि वो जो अपनों ने अभी पढ़ा था कि जनजातीय गौरव दिवस बनाया जाएगा 15 नवंबर को, और एक 15 नवंबर को ही क्या किया है इन्होंने, जो कमलावती रेलवे स्टेशन है राष्ट्र को समर्पित किया है, उसका पूर्व नाम क्या था। तो ये था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम इन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये गोंड साम्राज्य की बहादुर रानी थी, इसके सम्मान में इन्होंने रखा है ये नाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किन दो भारतीय भाइयों को 2021 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से 13 नवंबर 2021 को सम्मानित किया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता है। तो 13 नवंबर यानी बाल दिवस से एक दिन पूर्व क्या मिलेगा, 2 भाई हैं, उनको 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो उनके नाम बतानी है। एक तो विहान और नव अग्रवाल है, विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल, ये 2 भाई हैं। अगला प्रश्न है 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत किस स्थान पर भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन 14 नवंबर को किया गया। तो
घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन भारत का पहला है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस स्थान पे ये 2 एकड़ भूमि को संरक्षित किया गया है? तो रानीखेत, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड के क्षेत्र में है, वहाँ पे किया गया है। अगला है यूपी के झांसी में आयोजित किस 3 दिवसीय समारोह यानी 17 से 19, 17, 18 और 19 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर प्रणाली, शक्ति आदि राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यानी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, शक्ति आदि हैं जो राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम बताना अपने को क्या था? ये प्रोग्राम का नाम था राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, इस प्रोग्राम का नाम है। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 विश्व कप 2021 किस देश ने न्यूजीलैंड को पराजित कर जीता? ये तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है पहली बार। किसको? आईसीसी T20 विश्व कप न्यूजीलैंड को पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने अभी जीता है। किस आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय अगला प्रश्न है कि किस आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 29वें महानिदेशक के रूप में 14 नवंबर 2021 को कार्यभार जो है ग्रहण किया है? किस आईपीएस अधिकारी ने किया है? तो यह है शीलवर्धन सिंह ने किया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 29वें महानिदेशक के रूप में। अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 13 नवंबर को प्रदान किया गया है? तो सुनील क्षेत्री को ये प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये। अगला प्रश्न है कि सरपाल सिंह को किस खेल में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 13 नवंबर को दिया गया है? तो इन्होंने हॉकी खेल में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, यानी ट्रेनिंग दी है, तो इसलिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? सरपाल सिंह को मिला है, हॉकी के लिए मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है एक कहानी यह भी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज किस लेखिका की रचनाएं हैं? ये 3 रचनाएं हैं। एक कहानी यह भी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये इनकी लेखिका बतानी है कौन है, जिनका अभी अभी क्या हो गया, निधन हो गया 15 नवंबर को। तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में जारी पहली IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को इसमें दिया गया है शीर्ष स्थान, यानी फर्स्ट स्थान इसमें आंध्र प्रदेश को मिला है आईपीसी में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लिंकेन NCDC मत्स्य व्यवसाय उस्मायन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 16 नवंबर को। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है चीन द्वारा 5 नवंबर 2021 को लॉन्च किए गए विश्व के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो इनको नाम दिया गया है गुआनगमू नाम दिया गया है, इनको गुआनगमू नाम दिया गया है। चीन द्वारा 5 नवंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया है विश्व के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है ये है। अगला प्रश्न है कि अडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान पाने वाले उद्योगपति कौन है? तो ये अजीम प्रेमजी है जो शीर्ष स्थान पाने वाले उद्योगपति हैं। और श्रीलंका के अरुद प्रकाशन की किस रचना को 2021 के मान बुकर पुरस्कार के लिए जो 6 उपन्यास जो किए गए हैं शॉर्ट लिस्ट, उसमें स्थान दिया गया है, यानी 6 में से एक ये है। तो उस रचना का नाम बताना उस उपन्यास का। तो ये है ए पैसेज नॉर्थ, ये है इनका उपन्यास। अभी अपने चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, जिसमें जो परमाणु पनडुब्बी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका व ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दूं, अमेरिका व ब्रिटेन की सहायता से परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े के निर्माण की दिशा में
प्रारंभिक कदम के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके के साथ परमाणु प्रबंधन जानकारी साझा करने के लिए समझौता किया है 22 नवंबर 2021 को। यह नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का आदान प्रदान है। ये है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व ब्रिटेन के मध्य हुआ है। ये इसको बोलेंगे ऑकस। ये समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रक्षा गठबंधन ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के गठन के बाद तीनों देशों का हस्ताक्षरित जो है प्रौद्योगिकी पर पहला समझौता है। ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जानी है जो गुप्त और लंबी दूरी के मिशन हेतु काम में ली जाएंगी। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022। जारी करने वाली संस्था इसकी है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और जारी करने की तिथि 10 नवंबर। प्रथम प्रकाशन 2005 में और प्रथम स्थान इसमें किसी को नहीं आया। अगल जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जलवायु संरक्षण की महत्वाकांक्षी कार्य में असफल देशों पर सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव डालने व जलवायु नीतियों पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करने के उद्देश्य से ये जारी किया जाता है। CCPI 2022 के अनुसार जो पेरिस समझौते के लागू होने के बाद किसी भी देश की द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु जो पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, CCPI 2022 के प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश स्थान बना पाने में सफल नहीं हो सका है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में यूके, स्वीडन, मेक्सिको, चिली और मिस्र शीर्ष स्थान पे है। तो यहाँ पे रैंक 1, 2, 3 इस पे कोई भी स्थान नहीं बना पाया है। रैंक 4 डेनमार्क, रैंक 5 पे स्वीडन, 6 पे नॉर्वे, 7 पे ब्रिटेन, 8 पे मोरक्को, 9 पे चिली और 10 पे है भारत। तो जो ये है शीर्ष 10 स्थान वाले देश हैं और निम्न यानी नीचे से 5वें स्थान वाले जो राष्ट्र है 5 देश कौन है? इसमें 64वां नंबर कजाकिस्तान का 61वें रैंक है और सऊदी अरब की 60वीं रैंक है और कजाकिस्तान की है 60वीं रैंक है। चीनी ताइपे की 61वीं है, कनाडा की 62वीं, ईरान की, सऊदी अरब की 63वीं रैंक है और 64वीं है कजाकिस्तान की रैंक, कजाकिस्तान की। तो CCPI में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 69.22 के स्कोर के साथ 10वें नंबर पे है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारत इस सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में अपना स्थान बना पाने में सफल रहा है। भारत ने अक्षय ऊर्जा श्रेणी को छोड़कर उच्च प्रदर्शन किया है। अक्षय ऊर्जा श्रेणी में भारत को मध्यम स्थान दिया गया है। सूचकांक के विभिन्न जो संकेतक है उनमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में रैंक 10 रही है, नवीकरणीय ऊर्जा में रैंक 24 और ऊर्जा उपयोग में रैंक 14 और जलवायु नीति में रैंक 16 यानी सभी में उच्च है। और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? मध्यम रैंक में भारत को आई है। CCPI 2022 के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति क्या है? इंडोनेशिया रैंक 27, ब्राज़ील की रैंक 33, जापान को 45वें रैंक, अमेरिका 55वीं रैंक और रूस 56 पे और मलेशिया 57 पे और ऑस्ट्रेलिया 58 नंबर पे है इसमें। अब अगला पॉइंट है कि जो अमेरिका है वो क्या बना है? अमेरिका बन गया है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसमें सौर ऊर्जा की दिशा में तेजी लाने की दृष्टि से बना है। विश्व भर में सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के क्रम में अमेरिका ने भी ISA में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। वस्तुतः अमेरिका ने सौर ऊर्जा वाले अप्रोच के जरिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में तेजी के लिए ISA की रूपरेखा वाले समझौते पर 10 नवंबर 2021 को साइन किए और UNFCCC COP26 में के जो जलवायु सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए
अमेरिका ने, और यह ISA का बन गया है 101वां देश। अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण व प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके विश्व भर में सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ISA लगभग 5 गीगावाट स्थापित क्षमता की सौर परियोजना पर काम कर रहा है। इस फ्रेमवर्क में विस्तृत दृष्टिकोण एक दूसरे से जुड़े वैश्विक ग्रिड का विजन तैयार करना है, जिसे औपचारिक रूप से 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो की COP26 में विश्व के नेताओं के सम्मेलन के दौरान COP26 की UK प्रेसिडेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्रबंधन ISA की इंडिया प्रेसिडेंसी द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के रूप में शुरू किया गया है। COP26 में संयुक्त राज्य अमेरिका की OSOWOG की संचालन समिति में शामिल हुआ और इसमें 5 सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और UK और भारत इसमें शामिल है। COP26 में 80 देशों के समर्थन के साथ एक सूर्य घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो ये जारी करते वक्त 80 देश इसके समर्थन में थे। अभी अमेरिका इस समझौते पर साइन करने वाला 101वां देश बन गया है। अगला है कि PM नरेंद्र मोदी ने 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान G20 शिखर सम्मेलन में COP26 में भाग लिया। तो इसके बारे में क्या प्रश्न आ सकते हैं वो इसमें हम जानेंगे। भारत के PM नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी के निमंत्रण में पर 29, 30, 31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली व वेटिकन सिटी के दौरे पर गए। इसके बाद वह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो, ब्रिटेन दौरे पर रहे। अपनी इसी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने G20 में भाग लिया। 31 अक्टूबर को G20 सम्मेलन के समापन के बाद 1 से 2 नवंबर को 120 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ COP की जो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसमें भाग लिया। इसके बाद में उन्होंने इसमें भाग लिया। G20 शिखर सम्मेलन ये 16वां था, जिसमें इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? रोम में किया गया। तो 30 से 31 अक्टूबर को किया गया था। G20 देशों की वर्तमान अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है। इस बैठक की थीम थी वो थी जनता, पृथ्वी व समृद्धि। यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के एजेंडा 2030 पर आधारित था। G20 शिखर सम्मेलन में राजनेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई व उन्होंने रोम घोषणा के प्रस्तावों को अपनाया। अंतिम रिपोर्ट में सदस्य देशों ने ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए सार्थक और प्रभावी कार्यवाही का आह्वान किया। यद्यपि इस संबंध में कोई समयबद्ध समझौता नहीं किया गया। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन और यूरोपीय संघ व ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष 2018 में लगाए गए स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ शासन को रोल बैक करने के लिए समझौते पर पहुंचे। G20 में भारत की स्थिति। G20 सम्मेलन के प्रथम सत्र हैं उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य को प्रधानमंत्री द्वारा 30 अक्टूबर को 2021 को संबोधित किया गया और इसमें जो भारत के शेरपा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल थे। PM मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ अपना का विजन विश्व के सामने रखा। G20 के सम्मेलन के द्वितीय सत्र में जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण व सत्र तृतीय में सतत विकास को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने G20 देशों का एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फंड बनाने और हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक संस्था बनाने की सिफारिश की। यह 8वां G20 शिखर सम्मेलन था जिसमें PM नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। रोम में G20 शिखर सम्मेलन तो 29 अक्टूबर को इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी से भेंट की और यह उनकी पहली व्यक्तिगत भेंट थी। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग
के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, सियन लुंग। इस यात्रा प्रवास के दौरान पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की गई। यह 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप के बीच पहली मुलाकात थी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वेटिकन सिटी जून 2002 में वेटिकन सिटी का दौरा किया था, जब पोप कौन थे, जॉन पॉल द्वितीय उस समय पोप थे। तो यानी ये 20 सालों बाद में प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है ये है कि G20 देशों में 19 देश व यूरोपीय संघ सम्मिलित है। भारत 1999 में G20 की स्थापना के बाद में इसका सदस्य बना और 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, और पहली बार वर्ष 2023 में G20 नेताओं की बैठक बुलाएगा। 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्राइका का हिस्सा भारत होगा। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका पार्ट 2